नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश और आप देख रहे हैं क्राइम लीला का एक नया एपिसोड। आज की सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है मुजफ्फरनगर और इसी मुजफ्फरनगर ज़िले के अंदर में एक थाना पड़ता है तिताबी। इसी तिताबी थाने के अंदर में एक गांव पड़ता है मुनाखेरा। मुनाखेरा गांव में एक 20 साल का लड़का रहता है जिसका नाम पंकज था। पंकज का पिता का नाम सुरेंद्र सिंह और इनके जो दादा थे इनका नाम मोहर सिंह था। इन लोगों के पास खेती बाड़ी करने का काफ़ी सारा ज़मीन था। घर में किसी चीज़ की कोई दुख तकलीफ़ नहीं थी। अगर कोई दुख तकलीफ़ थी तो सिर्फ एक चीज़ की दुख तकलीफ़ थी। जब पंकज 15 साल का था तब उसकी माँ उसी के गांव के रहने वाले एक आदमी के साथ भागकर शादी कर ली थी। तब से पंकज का परवरिश उनके दादा और पिता ने मिलकर किया था। उनके दादाजी ने अपने बेटे से कई बार कहा था कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन हर बार पंकज के पिता ने दूसरी शादी करने से इनकार किया। वह दूसरी शादी करना नहीं चाहते थे। इसी तरह से वक्त बीतने लगता है। धीरे धीरे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, यहाँ तक कि 5 साल बीत जाता है। धीरे धीरे पंकज के जो दादाजी थे वो बूढ़े होते जा रहे थे। वह 66 साल के हो चुके थे। 66 साल की उम्र में वह अपने पोते पंकज के लिए और अपने बेटे के लिए कभी कभी खाना बनाता था। तब उन्होंने फिर सोचा कि चलो अपने बेटे को कहते हैं कि तुम दूसरी शादी कर लो, क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मुझे खाना बनाने में काफ़ी दुख तकलीफ़ हो रहा है। घर का काम करने में मुझे काफ़ी तकलीफ़ हो रहा है। अगर घर में बहू आएगी तो कम से कम खाना बना के तो देगी और घर का वह काम करेगी। यही सब सोचकर पंकज के दादाजी ने अपने बेटे से दूसरी शादी करने के लिए कहा। अपना दुख तकलीफ़ बताया कि जब तुम घर से बाहर जाते हो तो मुझे काफ़ी सारा दिक्कत होता है खाना बनाने में, घर का काम करने में। तब यह सुनकर पंकज के पिता सुरेंद्र सिंह दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। जब वह दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाता है तब दादाजी ने पंकज से जाकर कहा कि तुम्हारे पिता दूसरी शादी कर रहा है, क्या तुम्हें कोई एतराज़ है? लेकिन पंकज ने कहा कि मुझे क्यों एतराज़ हो सकता है। अगर पापा दूसरी शादी कर रहे हैं तो मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है। चलो मैं भी अपने पापा की शादी में बारात जाऊँगा। फिर पंकज के पिता ने 22 साल की लड़की पुष्पा से दूसरी शादी कर ली। अपने पिता की शादी में पंकज भी बारात गया था। पंकज की उम्र 20 साल की थी और उनकी सौतेली माँ की उम्र 22 साल की थी। शादी में ही जब वो अपनी सौतेली माँ को पहली बार देखा तब से ही उसके दिमाग में कीड़ा दौड़ने लगा। वो अपनी माँ को गंदी नज़र से उसी वक्त से देखने लगता है। इनके पिता की दूसरी शादी हो जाती है। शादी करने के बाद इनकी सौतेली माँ घर पे आ जाती है। वो घर का सारा काम संभाल लेती है। लेकिन पंकज के दिमाग में तो कुछ और ही बात चल रहा था। वो अपनी सौतेली माँ को एक झलक देखने के लिए वह बार बार घर से बाहर और भीतर आया जाया करता था। वह दिन में कई बार घर के अंदर और बाहर आया जाया करता था, सिर्फ अपनी माँ को एक झलक देखने के लिए। धीरे धीरे वक्त बीतता है। 2-3 महीना बीत जाता है। पंकज घर के भीतर अपनी माँ को एक झलक देखने के लिए जाता था। अब पंकज का हौसला और बढ़ जाता है। अब वो अपनी माँ को गलत तरीक़ा से छूने की कोशिश करने लगता है। पंकज इस गंदी नीयत से अपनी सौतेली माँ को छूने की कोशिश करता था, उसे छूता था। तब उसकी माँ विरोध करती है और वह चिल्लाने भी लगती है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पंकज घर से बाहर भाग जाता था और जो पंकज का दादाजी थे वह घर के बाहर में जो कमरा बना हुआ था वहाँ पे वह रहते थे। अपने बहू की चीखने की आवाज़ सुनकर और उसी दौरान पंकज को घर से बाहर भागते हुए देखकर उनके दादाजी को पंकज पे शक होने लगता है। उनको लगने लगता है कि पंकज जब भी घर के अंदर जाता है तब वो अपनी सौतेली माँ के साथ कुछ न कुछ उल्टा सीधी हरकत करने की कोशिश करता है। अब दादाजी ने पंकज पे पाबंदी लगा दिया और पंकज से कहा कि घर के भीतर तुम सिर्फ मेरे साथ जाओगे, वो भी खाना खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए, और जो घर के बाहर में कमरा बना हुआ है वहीं तुम मेरे साथ सोओगे। इस पर पंकज ने अपने दादाजी से कहा कि आपको कोई शिकायत किया है? इस पर दादाजी ने कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं किया है। उन दोनों की नई नई शादी हुई है, उन दोनों को अकेला छोड़ दो। दादाजी ने पंकज के ऊपर पाबंदी लगा दिया। पंकज न तो अब अपनी माँ को देख पा रहा था और न ही वह अपनी माँ को गलत तरीक़ा से छूने की कोशिश कर पा रहा था, क्योंकि वह दादाजी के साथ जब भी खाना खाने के लिए घर के भीतर जाता था तब उसकी माँ घूंघट में होती थी। तब इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए पंकज अपने दोस्त से मिला। पंकज का दोस्त का नाम हरिओम था और उसकी उम्र भी 21 साल की थी। पंकज ने अपने दोस्त से सारी बात बताई। इस पर पंकज का दोस्त ने कहा कि बस इतनी सी बात से तुम परेशान हो। पंकज का दोस्त ने कहा कि देखो, तुम्हारे पिता महीना में तो 2 से 3 बार वह घर से बाहर ही रहता है। कभी किसी चीज़ को बेचने के लिए वह मंडी में जाता है और पूरी रात वह उधर ही रहता है और अगले दिन वापस आता है। तुम ऐसा करना कि जब भी तुम्हारे पिता घर से बाहर में जाए
दूध में नींद की गोली मिलाकर तुम अपनी माँ को पिला देना और तुम्हें जो मर्जी हो तुम अपनी माँ के साथ कर लेना। यह बात सुनकर पंकज काफ़ी खुश हो जाता है और वह इंतज़ार करने लगता है कि उसके पिता कब घर से बाहर जाता है। पंकज का दोस्त नींद की गोली का एक पत्ता खरीदकर पंकज को दे देता है। पंकज वह नींद की गोली रख लेता है और वह इंतज़ार करने लगता है कि उसका पिता कब घर से बाहर जाता है। तारीख थी 16 मई 2001। सुबह के करीब 4 बज रहे थे। मुना खेरा गांव के पास में एक जंगल था। वहीं पे गांव के लोग शौच करने के लिए जा रहे थे। उन लोगों ने देखा कि गांव के ही 2 लड़के पंकज और हरिओम गड्ढा खोद रहा है। इन लोगों को लगा कि यह दोनों गड्ढा क्यों खोद रहा है, चलो चलकर देखते हैं। ये लोग जहां वो लोग गड्ढा खोद रहे थे उस तरफ जाने लगता है और जैसे ही पंकज और उसके दोस्तों के उन लोगों पर नज़र पड़ता है कि वो लोग मेरी तरफ ही आ रहा है, वो लोग भागने लगता है। गांव के लोग फ़ौरन ही समझ जाता है कि मामला कुछ गड़बड़ है। वो बड़ी तेज़ी के साथ उस गड्ढे के पास पहुंचता है और जैसे ही गड्ढे के बगल में उन लोगों को नज़र पड़ती है तो उन लोगों को पैरे तले ज़मीन खिसक जाती है। वो लोग देखता है कि एक महिला की नग्न लाश है और इसी लाश को वो लोग इस गड्ढा में दफनाने की कोशिश करने वाला था। इसमें से एक लोग शोर मचाते हुए गांव की तरफ भागता है और जैसे ही वह गांव में पहुंचकर कुछ लोगों को बताता है, पूरे गांव में यह बात जंगल में आग की तरह फैल जाता है। सैकड़ों की भीड़ उस जंगल की तरफ दौड़ पड़ती है और भीड़ के लोगों ने उन दोनों लड़के को पंकज और उसके दोस्त हरिओम को पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह से पीटने लगता है। पीटते पीटते पंकज और उसके दोस्तों से पूछ रहा था कि तुम इस महिला के साथ क्या किया, इसे दफनाने की क्यों कोशिश कर रहा था। जैसे जैसे पंकज और उसका दोस्त बता रहा था कि वह महिला के साथ क्या क्या किया है, वैसे वैसे गांव के भीड़ उसे और पीट रहा था। यह बात पंकज के दादाजी को भी पता चलता है। वह भी भागते हुए जंगल के पास आता है और जैसे ही वह महिला की नग्न लाश देखता है, उनके पैरे तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वह लाश किसी और महिला की नहीं थी बल्कि उसी की बहू की थी, यानी पंकज की सौतेली माँ की थी। बुजुर्ग दादाजी अपने पोते को गांव के भीड़ से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गांव के लोगों पे तो मानो खून सवार था। उसे भी वह जान से मार डालना चाहता था। उनको लगने लगता है कि भीड़ से वह अपने पोते को नहीं बचा सकता है। वह भागते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचता है। तिताबी थाने में पहुंचकर पुलिस से सारी बात बताता है। कहता है कि साहब जल्द से जल्द मेरे गांव के जंगल में चलो, नहीं तो वो लोग मेरे पोते को भी जान से मार डालेगा। मामला काफ़ी गंभीर था। पुलिस फ़ौरन ही जीप निकालती है, दादाजी को जीप पे बिठाता है और जंगल की तरफ आ जाता है। पुलिस देखती है कि सचमुच में जंगल में सैकड़ों लोगों की भीड़ है और 2 लड़के को बुरी तरह से पीट रहा है। कोई लात से पीट रहा है तो कोई चप्पल से तो कोई जूता से। जिसे जो चीज़ मिल रहा है उसी से वो दोनों लड़के को बुरी तरह से पीट रहा है। पुलिस फ़ौरन ही इन दोनों लड़के को भीड़ से बचाती है, लेकिन भीड़ के लोग मानने के लिए तैयार नहीं था। वो लोग कह रहा था कि साहब जिस तरह से ये अपने माँ के साथ कुकर्म किया है, इसे ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है। इसे आप मेरे हवाले कर दीजिए, हम लोग इसे जान से मार डालेंगे। लेकिन पुलिस को तो फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई भीड़ में किसी को पीट रहा है या कहीं भी किसी को पीट रहा है तो पहले उसे बचाना है। और यहाँ भी पुलिस ने यही काम किया। उन दोनों लड़के को पुलिस अपनी जिप्सी में बिठाता है और उसे अस्पताल के लिए भेज देता है कि ताकि कम से कम उन दोनों लड़कों की जान बच सके, उसका इलाज हो सके। पुलिस उस गड्ढे के पास जाती है। पुलिस देखती है कि गड्ढे को 70 से 80% तक खोदा गया है और पास में ही एक नौजवान महिला की नग्न लाश पड़ी हुई है। यह देखकर पुलिस फ़ौरन ही समझ जाती है कि यह मामला क्या हो सकता है। पुलिस फ़ौरन ही उस महिला की लाश को कपड़े से ढक देता है और पंचनामा करने के बाद उस महिला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इस महिला के साथ वह दोनों लड़का ने मिलकर क्या किया था, भीड़ ने अपने तरीक़ा से सारी बात पूछ लिया था। उसे इतनी बुरी तरह से पीटा था कि वह अपने पैरों पे भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। वह अधमरा हो चुका था और गांव के भीड़ ने भी इस महिला के साथ यह दोनों लड़का ने जिस तरह से जाति किया था, कुकर्म किया था, पुलिस को सारी बात बता दिया था। उन दोनों लड़का को सही से होश आने में 2 दिनों का वक्त लग जाता है। पुलिस उन दोनों लड़का से पूछताछ करती है। कहती है कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि तुमने क्या किया था, सारा सच सच बताओ। पंकज कहता है कि जब से उसके पिता ने दूसरी शादी की थी, उस शादी में पंकज बारात भी गया था और जब से वो अपनी सौतेली माँ को देखा था, उसकी नीयत बिगड़ गई थी, उसके मन में पाप आ गया था। वह किसी भी कीमत पर वह अपनी सौतेली माँ के साथ संबंध बनाना चाहता था, लेकिन उसे मौका मिल नहीं रहा था। शुरू में तो वह अपनी माँ को ताक झाँक भी कर लिया करता था, उसे छेड़खानी भी कर लिया करता था, लेकिन दादाजी ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। तब यह परेशानी अपने दोस्तों को बताया और उसका दोस्त ने इस परेशानी का 1 मिनट में हल निकाल दिया और उसे मौका मिलता है 15 मई 2001 को।
पंकज के पिता को अनाज बेचने के लिए मंडी में जाना था। वह दिन में ही मंडी में निकल जाता है और उसके अगले रोज़ वापस आने वाला था। वह खाना खाने और दूध पीने के बाद वो कोई बहाना से किचन में जाता है और किचन में जो दूध पड़ी हुई थी, उसकी माँ जो रात में दूध पीती, उसमें वह नींद की सारी गोली मिला देता है। और रात में जैसे ही उसकी सौतेली माँ दूध पीती है, वह दूध पीने के थोड़ी देर के बाद गहरी नींद में सो जाती है। पंकज अपने दोस्त से कहा था कि तुम बाहर ही इंतज़ार करना। उसका दोस्त बाहर ही इंतज़ार कर रहा था और थोड़ी देर के बाद उसके दादाजी भी गहरी नींद में सो जाता है। पंकज घर के अंदर आता है, अपनी माँ को हिला डुला कर देखता है तो उसे लगता है कि उसकी माँ गहरी नींद में सो गई है। पंकज घर से बाहर निकलता है, अपने दोस्त से कहता है कि उसकी माँ गहरी नींद में सो गई है। यहाँ पर पंकज का दोस्त कहता है कि अगर तुम घर के अंदर में तुम अपनी माँ के साथ कुछ करते हो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे पिता घर वापस आ जाए या तुम्हारे दादाजी की आँख खुल जाए, फिर लेनी की देनी पड़ जाए। ऐसा करो कि तुम अपनी माँ को जंगल में ले चलो और वहीं पे जो मर्जी है तुम अपनी माँ के साथ करना। पंकज को लगता है कि उसका दोस्त बिल्कुल सही कह रहा है। पंकज अपनी माँ को कंधे पे उठाता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर जंगल में ले आता है। जंगल में लाने के बाद सबसे पहले पंकज अपनी सौतेली माँ के जिस्म से सारा कपड़ा उतार देता है, उसे वह बिल्कुल नंगा कर देती है। फिर पंकज अपनी सौतेली माँ के साथ रेप करता है। इसके बाद उसका दोस्त हरिओम भी उसके साथ रेप करता है। यह एक दो बार नहीं बल्कि कई बार उसके साथ रेप करता है। यह दोनों मिलकर कई घंटों तक उसके साथ कुकर्म करता है, रेप करता है। इन दोनों को कुछ घंटों के बाद यह एहसास होता है कि यह मर गई है। इसकी बॉडी से कोई भी हलचल नहीं हो रही है और इसकी सांस भी नहीं चल रही है। अब यह दोनों घबरा जाता है। अब सोचने लगता है कि अब क्या किया जाए। कुछ देर सोचने के बाद यह दोनों फैसला करता है कि इसे गड्ढा खोदकर उसी में दफना देते हैं। उस लाश को वहीं छोड़ देता है। पंकज अपने दोस्त के साथ अपने घर पे आता है, फावड़ा लेता है, फिर जंगल में आता है, वहाँ गड्ढा खोदने लगता है। यह दोनों भूल चुका था कि टाइम कितना हो चुका है। यह दोनों मिलकर गड्ढा खोदने लगता है और जब यह 70 से 80% गड्ढा खोद चुका था, तब गांव के लोग शौच करने के लिए उसी जंगल की तरफ आता है और इन दोनों को गड्ढा खोदते हुए देख लेता है। फिर वो लोग देखता है कि यह दोनों गड्ढा क्यों खोद रहा है। जब ये लोग उसके पास जाता है तब यह दोनों वहाँ से भागने लगता है। फिर वो लोग जब गड्ढा के पास पहुँचता है तब देखता है कि गड्ढा के बगल में एक नौजवान महिला की नग्न लाश पड़ी हुई है। यह सब देखकर उन लोग को पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। फिर उसी में से एक लोग गांव के तरफ शोर मचाते हुए जाता है, गांव के लोगों को बताता है। सैकड़ों की भीड़ जंगल की तरफ दौड़ पड़ती है, उन दोनों लड़के को पकड़ लेता है, फिर उसे बुरी तरह से पिटाई करता है। कोई लात से, कोई जूता से, कोई चप्पल से, जिसे जो चीज़ मिल रहा था उसी से इन दोनों लड़के को पीटने लगता है। और जब यह बात इस लड़के के दादाजी को पता चलता है तब ये लोग भागते हुए पुलिस स्टेशन जाता है। फिर पुलिस आती है और इन दोनों को भीड़ से बचाती है। तो दोस्तों, यह थी आज की अफसोसनाक कहानी, जिसमें एक लड़का अपनी सौतेली माँ को कभी माँ के रूप में देखा ही नहीं। फिर वह अपने दोस्त के साथ मिलकर बारी बारी से रेप करता है और जब वह मर जाती है तब उसे वह दफनाने की कोशिश करता है। तो इस कहानी के बारे में दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए। हम आपसे एक और ऐसे ही सच्ची कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।